हेलो क्लास। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के एक बहुत शानदार चैप्टर द वैदिक एज के बारे में। ये चैप्टर हमारे क्लास के बच्चों की भी रिक्वायरमेंट थी कि इसका कोई ऐसा वीडियो मैं बनाऊं जो कि आपको जल्दी से गो थ्रू करने में मदद करे, जल्दी से इसके बारे में आप जान लें। तो ये जो वैदिक एज चैप्टर है इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंडो आर्यंस के बारे में, वेदास क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वेदास और वैदिक पीरियड के बारे में, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में और डेक्कन ब्यूरियल्स का क्लोजर लुक। इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है इंडो आर्यंस। तो इंडो आर्यंस में हम सबसे पहले पढ़ें कि बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की वजह से उसी में इंडो आर्यंस जो हैं वहाँ पे आए थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ कब था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एंड कब हुआ था? लगभग 1500 बीसीई में हुआ था। बीसीई कब? 1500 बीसीई। तो बेसिकली जो इसका बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, है ना, यानी मतलब समान युग से पहले, जब ईसा मसीह थे उस समय के जो टाइम था उसके भी पहले की बात जो होती है वो बीसीई में होती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब एंड हुआ था? 1500 बीसीई में। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि एक नया ग्रुप कई लोगों का आ जाता है जिनको हम आर्यंस कहते हैं। तो ये आर्यंस जो हैं ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आ जाते हैं इसी के बाद। ठीक है। तो अब ये आर्यंस कौन थे, इनके बारे में आप क्या लिखेंगे? तो बेसिकली आर्यन का जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो होता है श्रेष्ठ। ठीक है। तो शुरू में आर्य जो थे वो इधर उधर घूमते रहते थे, कबीले में रहते थे, मतलब झुंड में रहते थे, उसको कबीला कहते थे। गाय घोड़ा बैल ये सब चीज़ें पालते थे। ठीक है। और तो और क्या था एक्चुअली, ये क्या चारा पानी और जो उपजाऊ भूमि होती थी ना, उसी उपजाऊ जमीन मतलब फर्टिलाइज लैंड, ऐसी चीज़ें ये ढूंढते रहते थे और इसी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते रहते थे, मूव करते रहते थे। ठीक है। जहाँ उनको चारा और मतलब अच्छी ज़मीन मिल जाती थी उपजाऊ खेती करने के लिए, उसी जगह जाकर के बस जाते थे। ठीक है। तो नए नए स्थानों पर वो आए और आके बसते चले गए। लगभग आप ये मान के चलिए कि 1200 बीसीई से लेकर 1000 बीसीई तक आर्यन जो थे वो कई नदी के किनारे बसे। कौन कौन सी? इंडस रिवर, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी, इनके किनारे बसे थे आर्यंस। कौन कौन सी? ये देखिए मैं लिख देता हूँ। तो देखा आपने, इंडस, सतलज, बीज यानी व्यास और सरस्वती नदी, इन्हीं के किनारे लगभग ये आकर के बस गए थे। अब ये भी जान लिए कि आर्यंस जो थे ओरिजिनली कहाँ? स्टेपीज। ठीक है। यहाँ पे रहते थे। अब ये स्टेपीज क्या चीज़ होती है? स्टेपीज एक प्रकार का एक टेम्परेट क्लाइमेट में पाए जाने वाला ड्राई ग्रास प्लेन है एक प्रकार का। ठीक है। जो कि मतलब ट्रॉपिक और पोलर रीजन में पाया जाता है। ये समझ लीजिए यहाँ पे लगभग साल में 10 से 20 इंचेस की रेनफॉल हुई तो हुई, नहीं तो ऐसे ही रहता है। ठीक है। ऐसी जगह को क्या कहते हैं? स्टेपीज। एक प्रकार का बहुत बड़ा लैंड एरिया। ठीक है। तो ऐसी जगह पे रहते थे जो कि कहाँ से कहाँ तक था? सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया, यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ था। वहीं पे ओरिजिनली वहीं पे रहते थे। आर्यंस जो है माइग्रेटेड टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में आए, विच इज वाई दे आर कॉल्ड इंडो आर्यंस। इसी की वजह से इनको क्या कहा गया? इंडो आर्यंस। इंडो आर्यंस का मतलब वो इंडिया में नॉर्थ साइड से एंटर हुए, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, इसी कारण इनको इंडो आर्यंस कहा गया। अब चूंकि ये बाहर के लोग थे, ठीक, तो पक्की बात है इनकी लैंग्वेज भी कुछ होनी चाहिए। तो ये क्या बोलते थे? जनरली ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, जिसके बाद यही लैंग्वेज क्या बन गई? संस्कृत। बहुत ही शानदार लैंग्वेज। तो बेसिकली हमें समझ में आ गया कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो बोलते थे, बाद में इसी के से क्या बना दी गई? संस्कृत बना दी गई। ठीक है। और उसी का एक हम रूप देखते हैं हिंदी के अंदर दिखता है आपको। फिर बात आती है ऋग्वेद। हमारे वेदों में 4 प्रमुख वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद जो है वो ऐसा वेद है जो कि आपको मतलब अर्ली वैदिक आर्यंस के बारे में बताएगा, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पंजाब के क्षेत्रों में जो आर्यंस रहते थे उसकी लाइफ इन्हीं से, मतलब उस क्या थी, कैसे थी, उसके बारे में जानकारी कौन देता है? ऋग्वेद देता है। अब बात करते हैं हम लोग वेदास के बारे में, यानी वेद के बारे में। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है विजडम या नॉलेज। ठीक। तो इस हिसाब से वेदों की 4 संख्या मैंने अभी पीछे बताई थी, कौन कौन से। पहला वेद जो हो गया आपका ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद हैं जो कि किसके समय में आए? आर्यंस के आते समय आए। ठीक है। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है। सबसे ओल्डेस्ट वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। अब बेटा बात करें कि ऋग्वेद के बारे में और क्या, तो देखिए दुनिया में सबसे पुराना और लगातार इस्तेमाल किए जाने वाला ये एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे पुराना इंडो यूरोपियन ग्रंथों में से एक है, ये बात याद रखिएगा। और ऋग्वेद में लगभग मंत्र की संख्या 1028 है। मंत्र कह लें या हेम्स जो लिखा हुआ है यानी गीत, ये अलग अलग भगवानों के लिए और उनको प्रेज करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए करा जाता है। ठीक है। और इसमें जो है पंचभूत, भगवान को पंचभूत के रूप में पूजा जाता है और उनकी जो है प्रशंसा करी जाती है, तारीफ करी जाती है, प्रेस किया जाता है। तो ये मतलब पंचभूत का मतलब है 5 प्राकृतिक शक्तियाँ, जैसे पृथ्वी हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, अग्नि, आकाश हो गया, ये सब जो है इनका इन्हीं की प्रेजिंग करी जाती है। ऋग्वेद ही हमें बताता है। ऋग्वेद की एक संहिता है जो ऋग्वेद संहिता, उसमें लगभग 10,552 मंत्र हैं। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा।
अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि ऋग्वेद की मतलब इसकी रचना कब हुई थी, तो ये तो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है कि 1500 बीसीई में हुई थी, है ना? लेकिन कौन से स्थान पर इसकी रचना करी गई थी? तो अब देखिए, जो इस समय पंजाब के 2 हिस्से हैं, एक इंडिया की तरफ है और एक पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है? समझ रहे हैं? तो जो पंजाब वाला पोर्शन पड़ता है ना, उस वाले पोर्शन के अंदर, वहाँ वाले पंजाब में ही ऋग्वेद की रचना करी गई थी। लगभग 1028 कविताएँ हैं इसमें, ये समझ लीजिए, जिसको कि अलग-अलग 10 मंडलों में बाँटा गया है। सबसे बड़ा मंत्रों का संग्रह जो है, जो कलेक्शन है, वो ऋग्वेद में है। लगभग 10,552 मंत्र, 10,552 मंत्र हैं इसमें, ऋग्वेद संहिता में, समझ लीजिए, जिसको लगभग 10 बुक्स में डिवाइड कर दिया गया है। ऋग्वेद में सबसे जो प्रमुख देवता है वो इंद्र भगवान है, ठीक है? और अग्नि जो है, उसको देवताओं की अ, मतलब पूजन करने के लिए बलि के रूप में अग्नि को जो है दिखाया गया है कि अग्नि से ही शुरुआत करी जाती है। और इसी में बताया गया है कि सोम जो है इंद्र भगवान को समर्पित एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रकार का मतलब पीने योग्य पदार्थ है, पेय है। और ऐसे करके आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी किसमें मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। अब हमारा अगला वेद जो है वो है सामवेद। सामवेद मतलब चारों वेदों में अगर हम वॉल्यूम की दृष्टि से देखें कि कित सबसे मतलब छोटा आपको कहा जाएगा वॉल्यूम के हिसाब से, कि सबसे छोटा जो इनका वेदों में सबसे छोटा जो है वो है सामवेद, ठीक है? अब सामवेद छोटा ज़रूर है लेकिन ये सभी वेदों का सार के रूप में है, ठीक है? तो मतलब कहने का है कि सभी वेदों के जो भी चुने हुए अंश हैं इसी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। सामवेद में आपको जानना चाहिए कि सामवेद संहिता में लगभग 1875 ऐसे मंत्र हैं जिनमें से 1504 मंत्र तो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, ठीक है? दो और वेद हमारे आते हैं, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के इसी में पाए जाते हैं। ऋग्वेद के जितने मंत्र हैं उनको ऋचा कहा जाता है, यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहते हैं और सामवेद के मंत्रों को सामानी कहते हैं, याद रखिएगा। तो बेसिकली जो सामवेद है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये गीत संगीत प्रधान है, मतलब इसमें जो भी हेम्स है ये मतलब म्यूजिक और जो है सॉन्ग इससे रिलेटेड है, ठीक है? अब एक्चुअली यजुर्वेद के बारे में कहा जाता है, यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक ऐसा इंपॉर्टेंट धर्म ग्रंथ है, मतलब श्रुति धर्म ग्रंथ है और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य में मंत्र लिखे हुए हैं, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। एक्चुअली अथर्ववेद एक बहुत ही अच्छा वेद है, बहुत ही अच्छा। अथर्ववेद युद्ध और शांति का वेद है, ये समझ लीजिए। तो शरीर में शांति किस किस तरह से हम लेके आएँ, उसके लिए कौन-कौन सी औषधियाँ हमें रिक्वायर्ड है, इन सब के बारे में पूरी-पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं कौन से वेद में? अथर्ववेद में। मतलब परिवार में शांति वगैरह जो होता है ना, अथर्ववेद के ही उन मंत्रों को पढ़ करके बहुत मतलब ये समझिए बहुत चमत्कारी मंत्र हैं इसमें। और विश्व में शांति कैसे रहे, ये सब चीज़ों के बारे में इसी में ही वर्णन दिया हुआ है, ठीक है? बुराइयों को कैसे हम दूर करें, ये सब चीज़ें। तो अब हम पढ़ेंगे कि वेद एंड द वैदिक पीरियड। अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि ऋग्वेद जो है सभी वेदों में सबसे ओल्डेस्ट वेद वही है। लगभग 3500 ईयर्स यानी 1500 बीसीई के अराउंड जो है इसको कंपोज किया गया था। और ये समझ लीजिए इतना पुराना है। इसमें वही मैंने बताया ना, इतने हेम्स हैं, इसको सूक्त कहा जाता है। सूक्त, सूक्त का मतलब होता है वेल सेड, किसी चीज़ को जब बहुत अच्छा कह दिया जाता है, ठीक है, तो वो सूक्त कहलाता है। तो इसमें 1025 सूक्त हैं। और ये कि किसके लिए काम आते हैं ये आते हैं बहुत सारे वैदिक गॉड्स जो हैं उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, ठीक है? यूनेस्को हैज इंक्लूडेड द ऋग वेदास इन द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर फॉर इट्स सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज। समझ लीजिए यूनेस्को तक में ऋग्वेद को कितना बड़ा स्थान दिया गया है। सामवेद में जो हेम्स होती हैं, ठीक है, मंत्र वगैरह जो होते हैं उनको जो पुजारी होते हैं उसके स्पेशल क्लास के पुजारी जो हैं वही गाते थे ड्यूरिंग द रिलीजियस सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस। सेरेमनीज में बहुत सारी पूजा पाठ वाली जो सेरेमनीज होती हैं उसमें, और सेक्रीफाइसेस यानी बलि, सेक्रीफाइस मतलब बलि, इसके समय भी। तो हमने पढ़ा ऋग्वेद सबसे पुराना है और ऋग्वेद के बाद बाकी के जो 3 आए हैं, बाकी के जो लास्ट अदर वाले 3 वेदास आए हैं, इनको कंपोज किया गया था ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड में। कब किया गया था? लेटर वैदिक पीरियड में। यानी अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो 1500 बीसीई के समय का है, उसके बाद 1000 आया, उल्टी गिनती चलती थी बीसीई में, उल्टी गिनती। पहले 1500 रहा होगा, फिर उससे कम 1400, फिर 1300, 1200, ऐसे करते करते 1000 तक आया होगा। तो 1000 जब आया होगा उस समय बाकी के 3 वेद जो हैं उनका कंपोजिशन किया गया। देखिए शुरुआत में वेदों को एक प्रकार का ओरल कंपोजिशन किया गया, मतलब बोल बोल करके किया गया, ठीक है? और उसके बाद जो लिखा गया वो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स में किया गया, वो भी कई 100 साल बाद। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब होता है अपने हाथ से किसी के हाथ द्वारा लिखा गया, ठीक? तो इसको वेद व्यास वेदास जो थे इनको लिखने के लिए हाथ से समझ लीजिए लिखा गया होगा।
अब क्वेश्चन आता है कि जो वेदास थे, ठीक, उसमें ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना था, उसके इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे जिसमें पूजा वगैरह करी जाती थी? तो इंद्र, अग्नि और वरुण, ये तीन देवताओं की सबसे ज्यादा मतलब पूजा अर्चना करी जाती थी। ठीक है, इनको ही पूजा पाठ इनका कैसे किया जाए, मंत्र वगैरह कैसे किए जाए इनको प्रसन्न करने के, वो इसी में लिखे गए हैं। ठीक है, कुछ देवियां भी हैं जैसे उषा और अदिति नाम की देवियां, इनके लिए भी ऋग्वेद में ही मंत्र लिखे हुए हैं। तो तीन गॉड हो गए इंपॉर्टेंट, कौन कौन से? इंद्र, अग्नि और वरुण। जबकि दो गॉडेस का नाम कौन है? उषा एंड अदिति। अब 1500 से बात आती है 1000 बीसी में, यानी लेटर वैदिक पीरियड जब चल रहा था, तो उस समय कौन कौन से गॉड्स आ गए? तो उस समय जो बाद में जो 1000 बीसी में जो बाकी के तीन वेदास लिखे गए ऋग्वेद के अलावा, उसमें कौन कौन से भगवान का के मंत्रों का उल्लेख किया गया था? तो वो थे प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र। ये सिग्निफिकेंट गॉड थे, बहुत इंपॉर्टेंट गॉड अदर थ्री वेदास में लिखे गए। इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र वगैरह लिखे हुए थे। अब जो अर्ली वैदिक पीरियड चल रहा था, जिसमें ऋग्वेद था, ठीक है, तो अर्ली वैदिक की पूरी जानकारी कौन वाले वेद देता है? ऋग्वेद। जो उस समय का रहा होगा वही तो जानकारी देगा, है ना? तो ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद इज द प्राइमरी सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी? तो ये देखिए, सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स में। ठीक है, तो ट्राइब का मतलब है कि कबीला समझ लीजिए या जनजाति समझ लीजिए, इसको हम ट्राइब कहते हैं। तो उस समय अर्ली वैदिक पीरियड, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट 1500 बीसीई के आसपास, उस समय ऋग्वेद चल रहा था। तो उस समय की सोसाइटी जो थी डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, और हर ट्राइब का जो रूलर था उसको हम राजन कहते थे। क्या कहते थे? राजन। तो राजन वर इलेक्टेड बेस्ड ऑन ब्रेवरी। राजन को ऐसे ही राजा नहीं बना दिया जाता था, रूलर नहीं बना दिया जाता था। देखा जाता था कि राजन बनने लायक है कौन, तो उनकी ब्रेवरी का टेस्ट होता था, उनकी लीडरशिप एबिलिटीज को चेक किया जाता था, और देखा जाता था कि कौन सबसे योग्य है, ब्रेवरी और लीडरशिप को अच्छे से कौन संभाल सकता है। जो कर लेता था, उसी कबीले में से किस उस व्यक्ति को क्या बना दिया जाता था? रूलर बना दिया जाता था उस सोसाइटी का। ठीक है, उस ट्राइब का रूलर बना दिया जाता था, और उस रूलर को कहते क्या थे? राजन कहते थे, यानी कि यही होता था राजा। उन ट्राइब्स में जो ग्रुप बना दिया गया था ट्राइब का, उसमें एक आदमी को बनाना होता है। जैसे आप लोग क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है, तो सबसे बेस्ट कोई तो बनाया जाता है। वैसे ही उन ट्राइब्स में जो सबसे बेस्ट ब्रेवरी और लीडरशिप एबिलिटी वाला व्यक्ति होता था, उसी को राजन बना दिया जाता था। और ये नहीं कि पहले जो राजन था उसका बेटा बना दिया जाए अब राजन, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से टेस्ट किया जाता था, ब्रेवरी और लीडरशिप एबिलिटीज चेक करी जाती थी, उनमें जो प्रूफ कर देता था उसी को राजन बना दिया जाता था। ठीक है, तो दे डिडंट कलेक्ट टैक्सेस बट रिलेड ऑन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये केवल टैक्स कलेक्ट ही नहीं करते थे, बट एक्चुअली क्या करते थे? बलि वगैरह कॉन्ट्रीब्यूट इसका ये भी करते थे। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व ट्राइबल असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति। सो बेसिकली वहां पे एक ग्रुप बैठता था, सभा एंड समिति नाम का एक ग्रुप। तो ये सभा एंड समिति ग्रुप के जो मेंबर्स होते थे, वही किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन लेना होता था, कोई भी डिसीजन लेना होता था, तो वो अकेला आदमी नहीं लेता था। उसके लिए ट्राइबल की एक असेंबली इकट्ठा होती थी जिसका नाम है सभा एंड समिति। तो हम चलिए सभा एंड समिति होती क्या है पहले उसको देख लेते हैं। तो देखिए सभा क्या है, क्वेश्चन भी एक आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सभा एंड समिति। तो सभा के बारे में देख लीजिए क्या लिखा है कि सभा वाज एन असेंबली। तो बेसिकली सभा होता क्या है? एक असेंबली होती है, किसकी? एल्डर्स की, बड़े बड़े लोग जो होते हैं एज में और सीनियोरिटी के हिसाब से, उनकी एक असेंबली यानी ग्रुप होता है, उसको क्या बोला जाता है? सभा बोला जाता है। समिति क्या होती है? समिति एक प्रकार की जनरल असेंबली होती है, ठीक है, जिसमें हर फैमिली के मेंबर्स इकट्ठा होते हैं और किसी ना किसी बात पे डिसीजन लेते हैं। और फैमिली के हर मेंबर को क्या बोला जाता है? जन। क्या बोला जाता है? जन। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं अपने पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो अर्ली वैदिक पीरियड के समय जो पुजारी हुआ करते थे, यानी प्रीस्ट हुआ करते थे, उनको हम कहते थे पुरोहित। क्या बोलते थे? पुरोहित। ठीक है, दीज वर क्रूशियल इन रिचुअल मैटर्स। क्रूशियल मतलब होता है, ये वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्रूशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह के मैटर में इनकी बहुत जरूरत पड़ती थी? रिचुअल मैटर्स। रिचुअल मतलब, हाँ बिल्कुल सही, रिचुअल मतलब रीति रिवाज। ठीक है, उस समय जो लोग चैरिट बनाते थे, चैरिट मतलब होता है, जैसे आपने रथ देखे होंगे ना, तो इसी को चैरिट बोलते हैं। तो जो रथ बनाने वाले लोग होते थे उनको मतलब हाई स्टेटस सोसाइटी में मिलता था, ये समझ लीजिए। ये थी अर्ली वैदिक पीरियड के समय लोगों की पॉलिटिकल लाइफ। अब आगे बात करेंगे लोगों की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। तो इकोनॉमिक लाइफ में बात करें, लोग जो थे वो एग्रीकल्चर को और कैटल रेयरिंग को ही ज्यादातर करते थे। एग्रीकल्चर मतलब खेती किसानी, और कैटल रेयरिंग का मतलब जानवरों को चराना। यही उनका प्रमुख काम था, इसी से उनका जो है मनी वगैरह तो कुछ था नहीं, यही सब करते थे। ठीक है, की क्रॉप्स इंक्लूडेड वीट, बार्ली एंड कॉटन। इसी के बारे में लोगों को पता था, यही तीन जो प्रमुख फसल थी, वीट, बार्ली एंड कॉटन, इन्हीं के बारे में लोगों को पता था। गाय यानी काउज, उनको बहुत वैल्यू दिया जाता था।
और मतलब ये कहा जाता था जिसके पास ज़्यादा गाय वगैरह है वो बहुत ज़्यादा वेल्थ वगैरह उसके पास बहुत अच्छी है, ये समझ लीजिए, हाईली वैल्यूड किया जाता था सोसाइटी में। और बहुत सारे स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, पॉटर्स थे, वीवर्स थे, कारपेंटर्स थे, जो कि सोसाइटी में काम करते थे। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग, क्राफ्टमैन थे, पॉटर्स आप लोग जानते होंगे, पॉटर्स किसको कहते हैं, हाँ बर्तन बनाने वाले जो होते हैं ना, वीवर्स भी जानते होंगे, कारपेंटर्स सबको पता है, ये सब भी सोसाइटी का हिस्सा थे। फिर बात करते हैं सोशल लाइफ कैसी थी उस समय के लोगों की। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन किनशिप विद लॉयल्टीज टू वंस ट्राइब और जन। अर्ली वैदिक सोसाइटी बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली मेंबर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी और उनके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थी, बहुत ही वफादार। ठीक है, उस समय के लोग फैमिली मेंबर्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे। थ्री मेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे, कौन कौन से, एक वॉरियर, एक प्रीस्ट और एक कॉमन पीपल। कॉमन पीपल, प्रीस्ट और वॉरियर, तीन ही तरह के मेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप हुआ करते थे उस समय में। फैमिली वॉज द बेसिस ऑफ सोसाइटी एंड ये जो पेट्रियार्कल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पुरुष प्रधान, है ना, जहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाए। तो मतलब फैमिली में सबसे ज़्यादा जिसकी सुनी जाती हो वो हो मेल, मेल मेंबर। फीमेल्स तो अब चलने लगे ना हर जगह। तो पहले के समय में फैमिली की जो मतलब सोसाइटी में इन्फ्लुएंस था वो पूरी तरह से ये था पेट्रियार्कल, यानी कि मेल लोगों को ही रूलिंग, फैमिली को रूल करने वाला, फैमिली को अच्छे से चलाने वाला वही व्यक्ति समझा जाता था मेल को। विद द फादर एज द हेड, वहाँ जो फादर होता था उसको परिवार का क्या माना जाता था, हेड माना जाता था। ठीक है। मोनोगैमी, मोनोगैमी का मतलब होना चाहिए सिर्फ एक ही व्यक्ति से शादी करने की उस समय होती थी व्यवस्था, ये नहीं कि दो दो तीन तीन लोगों से शादी करके बैठे, नो, मोनोगैमी, ओनली वन स्पाउस। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फोर कास्ट। सोसाइटी इस समय की मतलब सोशल लाइफ बता रहे हैं, चार प्रकार की डिफरेंट कास्ट थी, ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, वैश्य एंड शूद्रास। दीज आर द फोर कास्ट जिसमें सोसाइटी डिवाइडेड थी। ठीक है। एंड देयर वर ऑल्सो दास, ठीक, दास प्रथा भी थी, यानी सर्वेंट्स ये भी थे उस समय। अब सवाल आता है कि उस समय का रिलीजन कैसा था, यानी अर्ली वैदिक पीरियड का रिलीजन लोग कैसा मानते थे। तो पीपल वर्शिप गॉड थ्रू प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस, नॉट इन टेम्पल्स विद आइडल्स, यानी मूर्ति पूजन उस समय थी ही नहीं। पीपल डोंट नो कि जैसे आज लोगों को पता है गणेश जी कैसे हैं ये, तो अर्ली वैदिक पीरियड में ये कहा जा रहा है कि लोग जो है भगवान की पूजा तो करते थे लेकिन सिर्फ प्रेयर्स के थ्रू करते थे। मतलब उन्हें बिलीव था कि गॉड नाम की चीज़ होती है ऋग्वेद वगैरह में पढ़ के, और कैसे रिचुअल्स को फॉलो करना है, पूजा पाठ कैसे करनी है ये भी उनको पता होने लगा था धीरे धीरे, और सेक्रीफाइसेस कैसे किए जाते हैं ये भी पता होना था। ये सब करते रहते थे लेकिन मंदिरों की स्थापना नहीं हुई थी और उसमें पूजन के लिए मूर्ति वगैरह स्थापित नहीं हुई थी उस समय के लोगों के सामने। गॉड्स इंक्लूड इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, सोम एंड मोर, ये सब भगवान थे जिनकी लोग पूजा करते थे, जैसे इंद्र भगवान, अग्नि, वरुण, सूर्य, सोम और भी जिनका जिक्र हम लोग पीछे कर चुके हैं। फिर बाद में लेटर वैदिक जो है पीरियड आया तो उसमें और भी जो है हमारे वेद आ गए। तो लेटर वैदिक में जो लिखा हुआ था उसमें प्रजापति, विष्णु और रुद्र इंपॉर्टेंट गॉड कहे गए। ठीक है। अच्छा, उस समय लोग प्रेयर करते थे और सेक्रीफाइस करते थे। उस समय लोग प्रेयर करते थे और सेक्रीफाइस करते थे, क्या करने के लिए, भगवान को प्लीज करने के लिए। प्लीज मतलब भगवान को खुश करने के लिए प्रेयर और सेक्रीफाइसेस दोनों चीजें करते थे। अब वैदिक पीपल जो थे उस समय के, उनका मतलब किस क्या क्या चीजें करके खुश होते थे। तो सबसे पहले वो एंजॉय करते थे चैरियट रेसिंग, यानी रथ जो दौड़ते हैं ना, रथ वाली रेसिंग जो होती है उससे बहुत एंजॉय करते थे। हॉर्स रेसिंग करते थे, शिकार, हंटिंग वगैरह करते थे, डाइस वाले गेम, पासा खेलना, ये सब, डांस वगैरह करके और म्यूजिक सुन के खुश होते थे। ठीक है। बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स का भी कंजम्पशन वो करते थे और साथ में एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है जिसको सोम कहते हैं। ठीक है। सोम एंड सुरा, सुरा मतलब एक प्रकार का लिकर है, मतलब शराब है, वो भी फेस्टिव ओकेजन्स पे इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये लाइफ उस समय की भी है। लेटर वैदिक पीरियड आया। लेटर वैदिक मैंने आपको बता दिया है कि अर्ली वैदिक पीरियड के बहुत बाद में आया है, यानी कि 1000 BCE के अराउंड। तो बहुत सारे चेंजेस लेटर वैदिक पीरियड समय आते आते हो चुके थे। इस समय उपनिषद, आरण्यक और दो एपिक यानी रामायण और महाभारत, इनको भी इंट्रोड्यूस यानी लिखा जा चुका था, कंपोज किया जा चुका था। लेटर वैदिक पीरियड, इसके बारे में हम आपको बता दें, इस समय की जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो कैसी थी कि जो राजा की पोजीशन होती थी उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल उनको समझा जाता था, और हेरिडिटी के आधार पे, मतलब राजा का पुत्र जो होगा वही शासन करेगा, फिर उसका पुत्र हुआ वो शासन करेगा, ये सब चल रहा था। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस वर फोर्सिबली कलेक्टेड, किसी से कुछ लेना देना होता था उसको जबरन कलेक्ट किया जाता था। द किंग्स इन्फ्लुएंस वाज स्ट्रेंथ थ्रू रिचुअल्स एंड पब्लिक सैक्रिफाइसेस। तो राजा को इन्फ्लुएंस करने के लिए लोग तरह तरह के रिचुअल्स कराते थे और पब्लिक सैक्रिफाइसेस भी करते थे। ठीक है, क्योंकि किंग को उस समय बहुत पावरफुल समझा जाता था, इसलिए लोगों के पास एक यही चाह रहा था कि राजा किसी तरह से नाराज ना हो। ठीक है। अश्वमेध, राजसूया और वाजपेय, ये इंपॉर्टेंट रॉयल सेक्रीफाइसेस रहे हैं। तो ये तीन प्रकार के जो हैं जो है वैदिक यज्ञ हैं
जिनका जो रिलेशन है राजाओं से है, नॉर्मल आदमी से नहीं है, राजाओं से है। ये तीनों मतलब अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी, ये तीनों जो यज्ञ हैं ये कराए जाते थे, बहुत इसका महत्व है। तो इनके बारे में आप पढ़िएगा डिटेल में कि इसको क्या कहते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, उस समय के लोगों की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करें, एग्रीकल्चर उस समय का भी मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। एग्रीकल्चर क्या था, इंपॉर्टेंट या मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का। आयरन टूल्स, लोहे के जो हथियार होते थे ये शुरू हो गए थे यूज करना, ठीक है। और पॉटरी वगैरह भी होने लगी थी। इसके ऊपर कलर्स वगैरह भी लोगों ने शुरू कर दिए थे, ये सीख लिया था कि पॉट के ऊपर कलर कैसे किया जाएगा, ये सब भी इसी समय करके लोग करना शुरू कर देते थे। वेरियस साइट्स हैव बीन एक्सकवेटेड शोइंग एविडेंसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन एंड एडवांस एग्रीकल्चर टेक्निक्स। तो बहुत सारी एग्रीकल्चर टेक्निक्स का इस्तेमाल लोग करने लगे थे, राइस का कल्टीवेशन शुरू हो गया था, ये समझ लीजिए। तो ऐसी बहुत सी साइट्स हैं जिनको खोदने के बाद इसके प्रमाण भी मिले हैं कि लोग उस समय के राइस कल्टीवेशन करते थे और एग्रीकल्चर के लिए तरह तरह की एडवांस टेक्निक उस समय लोग फॉलो करते थे। सोशल लाइफ कैसी थी, ऑक्यूपेशंस बिकम मोर फिक्स्ड, ये ऑक्यूपेशन उस समय के बड़े फिक्स होते थे। और सोशल ग्रुप्स बिकेम रिजिड, ओनली ब्राह्मण सन कुड बिकम अ ब्राह्मण, ब्राह्मण जो थे उन्हीं का बेटा ब्राह्मण कहलाता था। सोशल डिफरेंसेस बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड। अब पीरियड के बाद जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो उसमें देखो नए नए जो है ऋग्वेद के बाद 3 और वेद आ गए, उसमें अन्य भगवानों के नाम भी लिखे थे, तो नए नए गॉड भी आए, जैसे प्रजापति हो गया, प्रजापति विष्णु एंड रुद्र, प्रजापति विष्णु एंड रुद्र, ये न्यू गॉड्स भी आ गए, ठीक है। तो इनकी भी एक प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिस शुरू हो गई, ठीक है। पीपल आस्क्ड फॉर चिल्ड्रन, कैटल, फूड, वेल्थ एंड हेल्थ थ्रू वर्शिप एंड सैक्रिफाइसेस। तो लोगों को उस समय दान वगैरह देने का प्रचलन चालू हुआ, पूजा पाठ में दान का बहुत महत्व आज भी है। तो दान में लोग चिल्ड्रन, कैटल, फूड, वेल्थ और हेल्थ, बहुत सारी चीज़ों को वर्शिप और सेक्रीफाइस से जोड़ करके अर्पित करते थे। तो ये सब भी प्रचलन जो था, ये भी शुरुआत इसकी हो चुकी थी। इस समय 4 प्रकार के आश्रम थे। लाइफ वॉज डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस। सबसे पहला स्टूडेंट लाइफ, ठीक। दूसरा हाउस होल्डर लाइफ, जिसको गृहस्थ कहते हैं, स्टूडेंट लाइफ को ब्रह्मचर्य कहते हैं। फिर आता है हर्मिट लाइफ, सेंट, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी पूरी दुनिया से आप अपने आप को अलग कर लें और अपने आप को किसी दूसरे ईश्वर की भक्ति में लगाने के अलावा आपके पास कोई अन्य काम ना हो। दैट फेज ऑफ लाइफ इज नोन एज संन्यास। ये चीज़ें चलती थी। अब उसी समय के कुछ और क्वेश्चंस इस पे बनते हैं कि 2 ऑफिशियल हु असिस्टेड द राजन, यानी राजन को असिस्ट करने वाले 2 सरकारी ऑफिशियल्स कौन कौन से थे। तो सबसे पहला नाम जो हम लिखेंगे वो ग्रहमिनी और सेनानी, ये 2 ऑफिशियल थे जो कि राजन को असिस्ट करते थे। असिस्ट मतलब सपोर्ट करना, असिस्ट करना। 2 पॉपुलर असेंबलीज कौन कौन सी होती थी, एक सभा और समिति, हम लोग पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद के 2 प्रमुख गॉड का नाम आपको बताना है, यानी इंद्र और सूर्य। सूर्य को हम जानते हैं, जिनको सूर्य भगवान यानी सन कहते हैं, और इंद्र कौन है, गॉड ऑफ रेन है। 2 गॉड वर्शिप ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड में, शिव और विष्णु। शिव को द डिस्ट्रॉयर कहा गया है, आज भी हम जानते हैं, और विष्णु को द प्रिजर्वर। लैंड ऑफ आर्यंस, जहां जिस जमीन पे आर्यंस रहते थे उनको क्या बोला जाता है, आर्यव्रत। काउंसिल ऑफ एल्डर्स, यानी बड़े बड़े सीनियर लोगों की एक ग्रुप मीटिंग, उसको कहते हैं सभा, ठीक। फैमिली का हेड कौन होता था, गृहपति, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना पीछे कि हर फैमिली में मेल व्यक्ति को लिया जाता था। फैमिली के हर मेंबर को जन कहते थे, लेकिन जो उसमें हेड ऑफ द फैमिली यानी मेल मेंबर होता था उसको गृहपति बोलते थे। वेल्दी पर्सन किसको कहा जाता था, गोमत, ठीक। सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, एक प्रकार की धागे से युक्त एक सेरेमनी क्या कहलाती है, उपनयन। ये हम लोगों को पता ही, उपनयन संस्कार किसको कहते हैं। अब सवाल आता है कि हमारी जो सोसाइटी रही है ऋग्वेदिक पीरियड में, वो उसमें सोशल क्लासेस बनी हुई थी। कितनी थी, 4 सोशल क्लासेस थी। इन 4 सोशल क्लासेस का नाम था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज। ये जो 4 क्लासेस थी सोसाइटी की, इनके बारे में आप डिस्क्राइब करिए और इनके फंक्शन के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले आते हैं द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स क्या क्या थे, द प्रीस्ट हु परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स, यानी पूजा पाठ, पूजा पद्धति से भगवान से संबंधित कोई भी कार्य कराना होता था तो उसके लिए एक प्रकार का, एक सोसाइटी की एक क्लास थी, उन्हीं लोगों को बुलाया जाता था और उनका नाम रखा गया ब्राह्मण्स। ये रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे और ये मंदिर तो थे नहीं उस समय, लेकिन भगवान के बारे में, किस मंत्र को पढ़ना है, कैसे क्या पूजन विधि होगी, ये सब के बारे में जानकारी ब्राह्मण्स देते थे। सेकंड नंबर पे है क्षत्रियस। क्षत्रिय क्या थे, द किंग एंड द वॉरिंग क्लास, जो कि हमारी कबीले को, हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते थे, वॉर करके, लड़ाई करके, दूसरे राज्य को कैसे हमला करके अपने राज्य में मिक्स करना है, इस पूरे का काम करते थे राजा, यानी ज्यादातर जो किंग थे वो क्षत्रिय रहे, ठीक। वैश्य,
वैश्य बेसिकली कहा जाता था उन लोगों को जो कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर, बिजनेस और इंडस्ट्री संभालने में और गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो काम करते थे वो थे वैश्य। उन ग्रुप वाले लोगों को वैश्य कहा जाता था। फिर फोर्थ क्लास आई हमारी शूद्रास की, दोज हु सर्व द अपर क्लास। ऊपर की 3 क्लासेस के लिए जो काम करते थे वो कहलाते थे शूद्रास। दे emerged towards the end of the Rigvedic period but were neither hated nor treated as untouchables। तो इस समय जो शूद्रास वाली क्लास थी उस समय लोग जो है उनको हेट या मतलब अनटचेबल्स नहीं मानते थे, ठीक है। लेकिन ये शूद्रास जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए काम करते थे। बहुत सारा काम होता था इन लोगों का, जो जिसको कौन मैनेज करता था? शूद्रास। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है कि आश्रम किसे कहते हैं? व्हाट वाज एन आश्रम? आश्रम किसे कहा जाता है और आश्रम के सारे फंक्शंस के बारे में बताइए। तो देखिए, हम कहेंगे कि द लाइफ ऑफ आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। आर्यंस लोगों ने आश्रम नाम की चीजें बनाई, जो कि एक इंसान की उम्र को के हर 25 साल तक 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। 4 स्टेजेस होती हैं एक व्यक्ति की लाइफ की 25-25 साल की, तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य। इट वाज द फर्स्ट स्टेज व्हेन अ पर्सन हैड टू गो टू आचार्य। आचार्य किसको कहा जाता है? टीचर को। तो किसी भी बच्चे को सबसे पहले टीचर के पास यानी आचार्य जी के पास जाना पड़ता था, और आचार्य जी एक जगह पढ़ाते थे या कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी या नॉलेज देते थे। उस जगह को गुरुकुल कहा जाता था, जहाँ टीचर रहता था। उस जगह पे जाकर के एजुकेशन रिसीव करनी होती थी, ठीक। जब तक उसकी एजुकेशन उस बच्चे की कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको गुरुकुल में ही अपने आचार्य जी से जाके पढ़ना होता था। पूरी विद्या सीख के ही वो वहाँ से हट सकता था। तो ये पहले 25 ईयर्स तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। सेकंड नंबर पे आता है गृहस्थ। गृहस्थ जो लोग थे आर्यंस, उनकी लाइफ का सेकंड स्टेज था। इसमें आर्यंस जो थे ब्रह्मचर्य के बाद क्या करते थे, उसको जो है मैरिड मैरिड लाइफ लीड करने की अनुमति होती थी, और यहीं से वो बेबी वगैरह कर सकता था। उसके पहले ब्रह्मचर्य वाला फेस पड़ता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, टीचर के ऑब्जर्वेशन में ही उसको पढ़ना पड़ता था, और जब तक उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। थर्ड वाला आता है हमारा वानप्रस्थ। ये थर्ड स्टेज है जिसमें मैन वुड गिव अप हिज वर्डली लाइफ एंड गो टू द फॉरेस्ट टू मेडिटेट। वानप्रस्थ में मतलब वन के लिए प्रस्थान करना, ऐसी शांत एकांत में पहुंच जाना जहां किसी का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। फिर फोर्थ पे आता है संन्यास। संन्यास उस समय के सबसे अंतिम स्टेज को कहा जाता था। द पर्सन सपोज्ड टू रिनाउंस ऑल हिज वर्डली लाइफ एंड बिकम अ, यानी कि वो एसेटिक हो जाए। एसेटिक का मतलब होता है पूरी तरह से सन्यासी, साधु बन जाए, दीन दुनिया से उसे किसी प्रकार का कोई लेना देना ना हो, वो अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो पूरी तरह से। किसी भी प्रकार की किसी भी भौतिक सुखों से उसको ना खुशी मिले, ना कोई चीज़ उसे नहीं मिल रही है तो उसे अफसोस हो रहा है। ये सबसे दूर जब आदमी हो जाता है तो ऐसी स्टेज उस समय के लोगों की क्या कहलाती थी? संन्यास। अब हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि वैदिक एज में 3 प्रकार के जो है सैक्रिफाइसेस किए जाते थे। सबसे पहला था अश्वमेध यज्ञ, दूसरा था राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? इसमें जो राजा होता था, ठीक, एक्चुअली जो अश्वमेध यज्ञ होता था ना, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ था। इसमें केवल जो बहुत बड़े प्रतापी राजा होते थे वही केवल इसे करते थे, ठीक है। इसमें होता क्या था, इसमें एक घोड़ा होता था, उसके मस्तक पे एक जयपत्र बांध के दिया जाता था और उसे छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए, ठीक है। एक्चुअली घोड़े को इसलिए समझा जाता था क्योंकि घोड़ा जो है राजा की ताकत का, उसके बल का प्रतीक होता है। तो इस नाते उस घोड़े को, राजा के घोड़े को छोड़ दिया जाता था। घोड़े की देखभाल और भाई घोड़ा तो भाग गया, अब उसकी रक्षा करने के लिए, देख रेख करने के लिए एक बहुत वीर पुरुष को भी नियुक्ति कर दिया जाता था, ठीक है। घोड़े के रास्ते में जिस राजा का मतलब पूरा एरिया था, तो जिस एरिया में जाता था घोड़ा, अगर वहाँ के राजा ने उस घोड़े को अपने पास बांध लिया तो उसे उस राजा जिसका घोड़ा है उसके साथ क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। और घोड़े को बांधने वाले को हराने के बाद घोड़े को छुड़ा करके सेना जो है आगे बढ़ जाती थी, ऐसा होता था। और पूरी जगह, सब जगह घोड़ा 1 साल तक घूमता रहता था, ठीक है। उसके बाद 1 वर्ष बाद घोड़े को जो है सैक्रिफाइस कर दिया जाता था यज्ञ में। तो ये जो होता था ये कहलाता था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है राजसूय यज्ञ। इट वॉज परफॉर्म टू कन्फर सुप्रीम पावर ऑन द किंग। इट वॉज कनेक्टेड विद किंग्स कॉन्सिक्रेशन। देखिए, इस जो राजसूय यज्ञ होता था, इसमें किसी राजा को जो है मतलब ऐसा लगता था कि मैं जो है इस यज्ञ को करा करके चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा। उसके लिए ये मतलब एक प्रकार का बहुत ही विख्यात यज्ञ है वो करवाता था, ठीक है। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यजुर्वेद जो हम लोग ने पढ़ा था उसमें इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। ये मतलब एक प्रकार की ऐसा तरीका है जिसमें किसी भी राजा को अगर सम्राट बनना पड़ता था या बनने की इच्छा होती थी तो वो ये वाला यज्ञ संपन्न करा करके, एक इसमें भी एक घोड़े को क्या कर दिया जाता था? छोड़ दिया जाता था, ठीक है। ये चीज़ अगला हमारा आता है वाजपेयी यज्ञ। चलो, अब ये जो वाजपेयी यज्ञ है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यज्ञ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा।
इसको एक्चुअली करने के लिए जो वैदिक मंत्र है उसका इस्तेमाल किया जाता था और बेसिकली राज्य में शांति बनाए रखने के लिए इसको किया जाता था। ठीक है, तो अब आगे हम बात करें कि ये वाजपेय जो है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक वाज एंड पे। तो वाज का मतलब राइस एंड पे का मतलब ड्रिंक। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट वाजपेय सेक्रीफाइस वॉज बिलीव टू ब्रिंग अ बोंटीफुल क्रॉप एंड प्लेंटीफुल वाटर। ये देखा, ये हम लोग ने पढ़ा, जिसमें पूरे राज्य में अनाज और प्रॉपर जो है सब कुछ सुख सुविधाएं रहें, पानी भरपूर बरसे और रहे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए कराया जाता था। अब एक क्वेश्चन आता है कि लेटर वैदिक पीरियड के समय लोगों की मेन ऑक्यूपेशन क्या था। तो सबसे पहले चीफ ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें, उस समय लोगों का सबसे चीफ ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर के अलावा लोग वीविंग करते थे, स्पिनिंग करते थे, पॉटरी करते थे, ठीक है, कारपेंट्री करते थे, टैनिंग करते थे, यानी चमड़े का काम, जूते वगैरह बनाने का टैनिंग करते थे, और टूल मेकिंग का काम करते थे। एग्रीकल्चर सरप्लस एंड द राइज ऑफ न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। तो एग्रीकल्चर जो था उसने, उसी से बहुत सारी तरह तरह की नई नई आर्ट्स निकली और क्राफ्ट निकली, जिससे ट्रेड और कॉमर्स में बहुत ही ज़्यादा मदद मिली लोगों को एग्रीकल्चर में। ये लेटर वैदिक पीरियड के मेन ऑक्यूपेशन के बारे में हमने बताया आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद का मतलब क्या है इनमें से, नॉलेज, पीरियड, हेम्स या सॉन्ग। तो हमने सबसे पहले देखा ऑप्शन ए है वेद का मतलब नॉलेज। तो हमने वेद का मतलब ही देखा था कि द टर्म वेदा इज अ संस्कृतिक वर्ड दैट इंप्लाइज नॉलेज, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा नॉलेज। ठीक है, वेद को कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। वेदों को क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, जहां पे नॉलेज का भंडार है, दैट प्लेस इज नोन एज वेदा। ठीक, वैदिक एज कब से कब तक मानी जाती है वैदिक एज। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी 1500 से 600 बीसी तक कहलाती है वैदिक एज। 1500 से शुरू हुई है और 600 तक गई है। एक्चुअली हम लोग ने पढ़ा था ना 1500 से 1000 तक, ये कहलाती है आपकी अर्ली अर्ली वैदिक एज। ठीक, और जबकि 1000 से लेकर के 600 तक ये कहलाई है हमारी लेटर वैदिक एज। तो दोनों ही हैं तो वैदिक एज ही ना। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है इसकी, इसकी शुरुआत 1500 से हो रही है और खत्म कहाँ पे हो रही है, 600 पे। तो ये दोनों मिला करके कहलाती हैं वैदिक एज। क्या कहलाती है, वैदिक एज। ठीक है, द era between 1500 BC and 600 BC is referred as Vedic age because during this period the most holy scriptures of Hindu religion Vedas were composed। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया था। इसमें 1500 से 1000 के बीच में ऋग्वेद सबसे पुराना हमारा वेद है, जबकि 1000 के बाद 1000 से 600 के बीच में बाकी के अन्य 3 वेदों को लिखा गया था। अब ध्यान दीजिएगा, वैदिक लोगों को जनरली क्या थे, क्षत्रिय थे, आर्यन थे, वैश्य थे कि ये थे। तो एक्चुअली हम बात करें, आर्यंस ही तो थे वैदिक लोगों को, तो जनरली रेफर टू आर्यंस। इट वॉज अ रेस दैट केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आए हुए लोगों को आर्यंस कहा गया, एंड देयर नेम हैज बीन मेंशन्ड इन द वेदास सेवरल टाइम। आर्यन आए थे, इनका वेदों में बहुत ज्यादा नाम है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, ईच ट्राइब हैड अ डैश हु वाज सेलेक्टेड फॉर हिज ब्रेवरी। तो भैया हमें अभी अभी पढ़ा है कि जिसको ब्रेवरी के लिए और जिसकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती थी उसी के आधार पे उसको क्या लीडर घोषित कर दिया जाता था, और इस लीडर का नाम क्या होता था, राजन। हर फैमिली के लोगों को जन कहते थे, और उनमें से सारी फैमिलियों में से जो सबसे ज़्यादा ब्रेव होता था और ज़्यादा डिसीजन मेकिंग होता था, उस व्यक्ति को राजन कह दिया जाता था, वही लीडर बन जाता था। अब क्वेश्चन आया था, पॉपुलर ड्रिंक डैश वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड जूस ऑफ रेयर प्लांट। तो यही है हमारा सोम। सोम सोम एक ऐसी पॉपुलर ड्रिंक थी उस समय की, जो किससे बनती थी, मिल्क से, और रेयर प्लांट्स जो कि पहाड़ों पे उगते थे उनके जूस से बनती थी एक ड्रिंक, जो कि सोम कहलाती थी। ठीक है, ये सभी लोग पीते थे, और इवन उस समय वुमेन भी पीती थी। इट वॉज यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिक्रिएशन। फिर अगला क्वेश्चन आता हमारा, एग्रीकल्चर एंड डैश वर द मेन ऑक्यूपेशन। तो कौन कौन से मेन ऑक्यूपेशन थे, क्या मेटल वर्क था, नहीं मेटल वर्क नहीं था, टूल्स वगैरह बनाए जाते थे बस, वो भी बहुत बाद में। लेकिन मेन ऑक्यूपेशन वो नहीं था। मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर तो सबसे पहले था, दूसरा था कैटल रेयरिंग। याद करिए, है ना, दो ऑक्यूपेशन वैदिक पीरियड के कौन कौन से थे, कैटल रेयरिंग यानी गाय चराते थे लोग, और एग्रीकल्चर करते थे, यही दोनों उनके पास काम थे। दास का मतलब बाद में क्या हो गया, दास का मतलब स्लेव हो गया, स्लेव। ठीक है, स्लेव। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड डैश मींस बिग स्टोन। बड़े बड़े पत्थरों को क्या कहा जाता था, क्या उनको माइक्रोलिथ कहते थे, मेगालिथ कहते थे, मीसोलिथ कहते थे, या चलकोलिथिक कहते थे, क्या कहते थे। तो आप इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको मेगालिथ कहते थे। क्या बोलते थे, मेगालिथ। ठीक है, मेगालिथ। एक्चुअली ये बड़े बड़े पत्थरों को जानते हो क्या, टूम के ऊपर या ग्रेव के ऊपर प्लेस कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 क्या। ऋग्वेद को 10 किस में बांटा गया है, तो मंडल्स में बांटा गया है, हम पढ़ चुके हैं। मंडल्स, MANDALS, 10 मंडलों में ऋग्वेद को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अ पॉटरी टाइप एसोसिएटेड विद द वैदिक एज। पॉटरी टाइप इसको क्या कहते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर। क्या बोलते हैं, पेंटेड पेंटेड ग्रेवेयर, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। एन एनिमल हेल्ड सेक्रेट, एक जानवर जिसको बहुत ही ज्यादा सेक्रेट माना गया है, ये बुल था। बुल कौन था, BULL। अच्छा, एल्कोलिथिक इज सेटलमेंट, ये क्या है, इमाम गांव। ठीक है, एक्चुअली इट शुड बी इनाम गांव,
IN, इट शुड बी INAMGAON। तो ये है क्या बेसिकली यू कैन से कि इट्स एन आर्कियोलॉजिकल साइट है ये, जो कि एक महाराष्ट्र में एक नदी है ना, गोड नदी, उसके पास लोकेटेड है ये प्लेस। ठीक है, ये बहुत पुराना है, तो यहाँ पे ही ये सेटलमेंट किया गया था। दैट प्लेस इज इनाम गांव। जिन्होंने वेदों की रचना की वो क्या थे? पुजारी थे, प्रीस्ट थे। द ओल्डेस्ट वेदा कौन सा था? ऋग्वेद था, ये हम लोग ने पढ़ा है 1500 BCE में। एनिमल दैट पुल्ड चैरियट, जो रथों को खींचने वाले जानवर थे वो कौन थे? हॉर्सेस थे। स्टोन बोल्डर्स किसको कहते थे? मेगालिथ, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बड़े बड़े पत्थरों को मेगालिथ कहते थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पॉटरी एंड स्टोन टूल्स फाउंड एट इनाम गांव। तो पॉटरी और स्टोन टूल्स जो इनाम गांव में पाए गए हैं, निकाले गए हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। तो लिखा है, इनाम गांव में पॉटरी को एक्सकवेट किया गया है, निकाला गया है। मोस्ट ऑफ द पॉट्स आर रेड इन कलर, ज्यादातर जो जमीन से निकाले गए पॉट्स हैं वो किस कलर के हैं? रेड कलर के हैं। कुछ में ब्लैक कलर की डिजाइन भी है। द स्टोन टूल्स एक्सकवेटेड एट दिस साइट वर यूज टू चॉप ट्रीज। जो जमीन के अंदर से स्टोन के टूल्स निकाले गए हैं, देखने पे उनको लगता था कि उनसे क्या काम लिया जाता है? ट्रीज को चॉप करने का काम किया जाता है, मीट को पॉन्ड करने का काम किया जाता है, और स्किन्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करने के काम आते थे ऐसे स्टोन टूल्स, ऐसे जमीन के अंदर से निकाले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन मेगालिथिक ग्रेव्स इंडिकेट। मेगालिथिक ग्रेव्स जो थी, मतलब कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो कि वहां से निकले, और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो लिखेंगे क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द मेगालिथिक ग्रेव्स इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द बरीड पर्सन। बरीड पर्सन वो जिस आदमी को दफना दिया गया है, ठीक, उस आदमी की पोजीशन क्या है इसके बारे में बताता है। ठीक, मतलब उस ट्राइब के लोगों में जब कोई मर जाता होगा तो उस आदमी को दफना देते होंगे। ठीक है, और उसके बाद उसी में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को रख देते होंगे। तो उस ऑब्जेक्ट को रखने से उस बरीड पर्सन की पोजीशन समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने बताया कि द ग्रेव्स विद लार्ज नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड पॉट्स प्रोबेबली बिलोंग टू द रिच और इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी। जिस भी व्यक्ति की ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ठीक, तो किसी की ग्रेव जमीन के अंदर से निकाली गई, तो अगर उसको देखने पे पता चलता था कि उसकी कब्र के अंदर से बहुत तरह तरह के ऑर्नामेंट्स यानी जेवरात निकले, तरह तरह के बर्तन वगैरह निकले, तो समझ में आता था कि वो पूरी उस सोसाइटी, उस समय की सोसाइटी का क्या रहा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट और रिच पीपल रहा होगा, है ना, बहुत रिच पर्सन रहा होगा। तभी तो उसके पास ये सब ऑर्नामेंट्स और पॉट्स थे, सबके पास तो होंगे नहीं, मरते समय लोगों ने उसकी याद में अंदर रख दी होंगे। सो व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर वैदिक एज। तो वैदिक एज के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? देखिए, 1500 BC से 600 BC तक के समय को हम कहते हैं वैदिक एज। इसमें दो चीजें हैं, हम लोग ने पढ़ा था 1500 से 1000 तक जो समय आया वो कहलाता है अर्ली वैदिक एज, और 1000 से 600 तक जो आया वो कहलाता है लेटर वैदिक। है तो दोनों ही वैदिक, तो वैदिक एज कहलाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस ऑफ दिस पीरियड हैज बीन अनअर्थड। Different types of pottery has been excavated that gives an insight into the life of the people in Vedic age। क्या क्या चीजें जमीन के अंदर से निकली? जैसे हस्तिनापुर एक जगह है, ठीक, महाभारत के समय इसका नाम सुन रखा हो क्या, हस्तिनापुर। और दूसरा है अतरंजी खेड़ा। ये दो जगह में जब एक्सकवेट किया, जमीन के अंदर से चीजें निकाली गई, तो क्या निकला? पॉट्स निकले, ग्रेवेयर। ठीक, ब्लैक एंड रेड वेयर हैज बीन फाउंड एट मैनी प्लेसेस इन गंगा वैली। गंगा की जो वैली है, घाटी है, उसके पास भी बहुत सारे ब्लैक एंड रेड वेयर भी निकाले गए। तो ये सब कुछ ऐसे सोर्सेस थे जिससे पता चला कि यार ये जो जमीन के अंदर से निकल रहा है ये तो वैदिक एज में ही निकलना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ यहाँ की चीजें जो जमीन से निकल रही हैं, जैसे ग्रे वेयर निकल रहा है, ब्लैक एंड रेड वेयर निकल रहा है, ये सब क्या है, क्या किसका प्रतीक है? ये वैदिक एज का प्रतीक है। तो ये देखिए आपने इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये डिटेल चैप्टर, इसको गो थ्रू कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बन गया है, बट आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्लो करके देखिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।